So grassland ecosystem is that ecosystem in which cultivation or wildlife of plant depend upon the rainfall. किस तरह का रेनफॉल हो रहा है उसी के बेसिस पे, उसी के हिसाब से ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं. So there are wide range of landscapes dominated by grasses and annual herbs, especially leguminous, and are specifically adapted to India's various climatic conditions. They form a variety of grassland ecosystem with their specific plants and animal. So grassland ecosystem first of all क्या है कि जो हमारी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो वेदर है वो डाइवर्स नेचर का है. मतलब हर एक पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट है इंडिया के, वहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही वहाँ पे रेनफॉल भी डिफरेंट होता है. सो एज वी नो दैट ग्रासलैंड इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन रेनफॉल, so it may be of various types. So variety of grassland ecosystem are there which contains different kinds of plant and animals. So now grassland ecosystem is also called rangelands, which develop where rainfall is usually low or the soil depth and quality is poor. लो रेनफॉल इज़ अनएबल टू सपोर्ट द ग्रोथ. ऑब्वियस है, जो हमारे प्लांट्स हैं उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो वाटर की है वो सॉइल से लेती है या फिर वो रेनफॉल से. जो रेनफॉल होती है वो भी अल्टीमेटली सॉइल में चला जाता है वाटर और वहीं से प्लांट ग्रो करते हैं. सो जो यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ भी लेस होती है एज कम्पेयर टू अदर्स. सो जो ट्रीज़ हैं या फिर श्रब्स वगैरह हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर रेनफॉल कम होता है. लेकिन जो ग्रास होती है उसके लिए, मतलब अगर कम भी है रेनफॉल तो वो ग्रास के लिए फेवरेबल होता है और वो ग्रो कर जाता है, मतलब कहीं पे. सो द ग्रास स्पीसीज एंड हर्ब्स शो विग्रस ग्रोथ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. जब तो फेवरेबल कंडीशन है, जब तो रेनफॉल हो रहा है तब तो ग्रास ग्रो करेगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन अदर टाइम्स में वो कम हो जाएगा. सो इन ड्राई सीजन और समर मंथ्स अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट डाइज और देयर सीड्स ले डॉर्मेंट इन द सॉइल. जहाँ मतलब प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं क्योंकि रेनफॉल नहीं हो रहा है. मतलब समर में ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ऊपर से रेनफॉल नहीं होता तो प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली वो डेड हो जाते हैं. या फिर क्या होता है, जो मतलब जो प्लांट है उसके सीड होते हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं. डॉर्मेंट क्या होता है, मतलब कि सीड जो है वो सॉइल में रहते तो हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होता है वो ग्रो नहीं कर पाते, फ्लरिश नहीं कर पाते हैं, वो एक तरह से डॉर्मेंट जैसे है एज इट इज़ वो पड़े रहते हैं. और जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, जब फिर से बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो वो जो सीड है अपनी डॉर्मेंट कंडीशन को छोड़ देते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इस तरह से फिर से वहाँ पर ग्रास हो जाता है. मतलब इसीलिए वहाँ पर ग्रास अपने आप डेड हो जाती है, डाई हो जाती है और फिर से वो मतलब ग्रो कर जाती है क्योंकि वहाँ पर सीड जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं. जैसे ही रेनफॉल हुआ उसकी फेवरेबल कंडीशन आ जाती है और जो सीड जो होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इन द नेक्स्ट मानसून द ग्रास कवर ग्रोज बैक फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट्स. एक तो सीड हो गए, दूसरे अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं कौन से, राइजोम्स और रूट स्टॉक्स. मतलब ऊपर से तो घास जो है वो ग्रास जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर पड़ी रहती हैं, या रूट स्टॉक राइजोम उसके जो पड़े रहते हैं वो फिर से फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं, हर्ब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है. सो ग्रासलैंड हैव हाईली सीजनल अपीयरेंस विथ पीरियड of increased growth followed by dormant phase. So various component of grassland ecosystem, abiotic components as well as biotic components.
ग्रासलैंड के भी दो कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक में क्या है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, मतलब लिविंग नहीं है, एंड द एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं प्लांट्स जो है, जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में होता है या फिर जो उसका इन्वायरमेंट है आसपास का, वहीं से वो अपना न्यूट्रिएंट लेता है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से या उसके आसपास किस तरह की वेजिटेशन है उसके हिसाब से जो है हमारी न्यूट्रिएंट जो सॉइल में होती है। सो द एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन, these all are supplied by carbon dioxide, water, nitrate, phosphate, sulfates, and these are present in water and air and soil। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, वो एलिमेंट्स कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह से लेते हैं। मतलब जो वही जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो सॉइल में प्रेजेंट है। सो इस तरह से जो प्लांट है प्लांट ग्रोथ में ये एबायोटिक कंपोनेंट अपना पूरा रोल प्ले करते हैं। सो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स आर मोस्टली प्रोवाइडेड बाय सॉइल। After abiotic components, the next thing which is very important for the cultivation, that is biotic components, because biotic components are helpful for food chain, food web and interactions. So biotic components include producers, consumers and decomposer. We already know that there are producers which produce, consumer which consume the food from the producer and decomposer convert, decompose में decompose कर देते हैं, convert कर देते हैं मटेरियल को। सो प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं हमारे ग्रासेस। जैसे डिफरेंट काइंड की ग्रास है, वो डिफरेंट काइंड का फूड प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर को, डिफरेंट कंज्यूमर डिपेंड होंगे उस पर। सो प्रोड्यूसर है हमारे स्पीसीज ऑफ डिकेंटियम, साइनोडॉन, डेस्मोडियम, ठीक है, इस तरह से स्पोरोबोलस, ये सारे हमारे प्रोड्यूसर हैं जो प्रोड्यूस करेंगे। ग्रास की वैरायटीज हैं ये। सो बोटेनिकल नेम है ये सारे उसके, जो स्पीसीज के नाम मैं आपको बता रही हूँ। सो ये ग्रासेस हैं डिफरेंट टाइप की, ये एक तरह से प्रोड्यूसर हैं क्योंकि कंज्यूमर इस पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। एंड आफ्टर दीज ग्रासेस फ्यू श्रब्स एंड हर्ब्स also contribute to primary production। हर्ब्स जो होते हैं लेग्यूम्स, लेग्यूम कौन से होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं जिनमें फलियां लगती हैं जिस तरह से, वो उनको लेग्यूम बोलते हैं। सो ये सारे हमारे प्रोड्यूसर की वैरायटीज होती हैं। इसके बाद कंज्यूमर हमें पता है प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी एंड सो ऑन। सो ये सारे जो होते हैं ये क्या डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे अपने नरिशमेंट के लिए। सो अब कंज्यूमर कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे हमारे एनिमल्स। प्रोड्यूसर तो प्लांट हो गए, कंज्यूमर एनिमल्स हैं। सो ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स। सो इम्पॉर्टेंट हर्बीवोर्स आर ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, डियर, शीप, माउस एक्सेट्रा। ऑल दीज आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स। So after that insects are also dependent on these, like insects like Leptocoryza, Ciccinella, termites, millipedes. These all are feed on the leaves of the grass. After these primary consumer, secondary consumer क्या करते हैं, secondary consumer primary consumers को खाते हैं, like carnivores. Carnivores include jackals, frogs, lizards, snake, birds, and these are dependent upon primary consumer. Then decomposer जो decompose कर देते हैं, जो एनिमल अपना फीड लेते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं, बाद में वो फिर से सॉइल में चला जाता है। सो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स आर एनिमल, डेट्रीवोर्स लाइक फंगी में म्यूकर, एस्पेरिगुलस, पेंसिलिनम, ये सारे जो हैं ये डिकम्पोज कर देते हैं।
सो द रिसाइकल ऑफ मिनरल्स एंड मेक देम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर। डिकम्पोज के बाद क्या होता है, डिकम्पोज करके कन्वर्ट करके फिर से सॉइल में छोड़ देते हैं और जो सॉइल से नरिशमेंट की फॉर्म में फिर से वो प्लांट जो है गेन करते हैं और अपनी एनर्जी उस मतलब उनके लिए एनर्जी सोर्स होता है या उनकी ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं और फिर से वो जो साइकिल है जो चेन है वो चलती रहती है। सो इस तरह दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। क्लियर है? यस मैम। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। किस किस टाइप के ग्रासलैंड अवेलेबल हैं इंडिया में? सो देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया that are located in different climatic conditions ranging from near desert condition to patches of shola grassland alongside the wet evergreen forest on hilly slopes of South India. So मतलब कि वैरायटी अलग अलग है, क्यों है? जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, सो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के ग्रासलैंड अवेलेबल हैं। सो जैसे जो नियर डेजर्ट कंडीशन है वहाँ पर शोला ग्रासलैंड होते हैं, बहुत मतलब जो उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, लेकिन जो जैसे अगर हम हिमालयन माउंटेन की बात करें तो वहाँ पर जो कंडीशन है वो डिफरेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे तिराई वगैरह होती है हिमालय में होती हैं, फुट हिल्स में वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स होते हैं। मतलब ये प्लांट क्या है, जैसे हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल है, डेजर्ट कंडीशन है, वहाँ पर तो बिल्कुल कैक्टस लाइक या स्मॉल बिल्कुल छोटी छोटी ग्रास होती है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती है, अच्छी होती रहती है प्लांट के लिए फेवरेबल, तो वो ग्रो करते हैं। किसी के लीव्स बड़े हो जाते हैं, हाइट उनकी इंक्रीज हो जाती है या उनमें कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से ये प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं। सो नाउ जैसे हिमालयन पास्चर बेल्ट क्या है? टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज हिमालयन पास्चर बेल्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम कॉनिफेरस फॉरेस्ट और ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट टू ए स्नो लाइन इन एल्पाइन रीजन्स अबव 11,000 फीट ऑफ हिमालय। जो हिमालय से 11,000 जो फीट ऊंची अगर हम बात करें, हाइट की बात करें, तो वहाँ पर जो प्लांट होंगे वो किस तरह के होंगे? उनका जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े होंगे, ब्रॉड होंगे। एंड द एनिमल माइग्रेट अप इनटू द हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड इन समर एंड कम डाउन इनटू द फॉरेस्ट इन द विंटर आफ्टर स्नोफॉल। जब स्नोफॉल से पहले क्या होते हैं, इनको खाने के लिए जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं या ब्रॉड लीव्स प्लांट होते हैं, इनको मतलब कंज्यूम करने के लिए जो हमारे क्या कहते हैं कंज्यूमर होते हैं वो हाइट पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेंज होती है कंडीशन, स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, तो ये प्लांट भी वहाँ पर मतलब उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनकी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। तो इन दैट केस जो एनिमल वहाँ पे पहुँचे हुए थे ग्रेजिंग वगैरह के लिए या कुछ और, वो भी वापस फॉरेस्ट में आ जाते हैं। सो इस तरह से जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन है उन पर हमारी प्रोडक्शन तो डिपेंड करती है, एज वेल एज जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी सारे उस पर डिपेंडेंट रहते हैं हमारी कंडीशंस पे। आपने सुना होगा जैसे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। मतलब जब उनको मतलब कुछ ऐसे हैं कि वो अपना फीड लेते हैं और काफ़ी मंथ तक, जैसे 1-2 मंथ तक वो बाहर ही नहीं आते हैं, अपना उन्होंने स्टोर कर लिया होता है। हाइबरनेट जो होता है, जब फिर से फेवरेबल कंडीशन आती है फिर से वो मतलब इस तरह ग्रेजिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी जहाँ पर भी उन्होंने, तो वो कंडीशन भी इवन आती हैं। सो हिमालयन पास्चर बेल्ट जो है एक इस तरह का ही है, वहाँ पर एनिमल्स जाते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो फिर से फॉरेस्ट में वापस चले जाते हैं। सो इस तरह का जो हिमालयन पास्चर बेल्ट है वहाँ पर क्या है, द फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ लाइकन, मॉसेस, ग्रासेस, हर्ब्स एंड स्मॉल श्रब्स। इस तरह के वहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं। एंड हिल स्लोप्स आर कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट के जो होते हैं वो भी हमें पता है अट्रैक्टिव तो होते ही हैं, साथ में वो क्या है एनिमल्स के लिए मतलब फूड जो है वो काफ़ी अमाउंट में वहाँ पर रहता है। और उसके अलावा क्या है, ये जो प्लांट होते हैं हिमालयन रीजन्स पे जो इस तरह के, क्योंकि वहाँ पर फ्लरिश बहुत करते हैं ये प्लांट,
कंटेंट बहुत अधिक होता है प्लांट्स में, तो इसलिए वहाँ के प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ पर बहुत टाइप के मेडिसिनल प्लांट हमें मिलते हैं। सो प्लांट्स के अलावा क्या होता है, एनिमल्स। कौन कौन सी एनिमल स्पीसीज कौन कौन सी है जो इस टाइप के रीजन पे होती हैं? माउंटेन गोट, यॉर्क, वॉल्स, लियोपर्ड, रैबिट, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सारे जो होते हैं ये भी उस रीजन में काफ़ी मतलब होते हैं, जो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट भी है। और साथ में ये जो है, जो ये वर्ड्स और एनिमल होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करते हैं, उसके कंज्यूम करने के बाद वो डीकम्पोज भी करते हैं, जो फिर से प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं। एक तो वो हेल्प करते हैं, सेकंड ये चीज़ें जो है जैसे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह होते हैं, ये पॉलिनेशन का काम भी करते हैं। एक जगह से मटेरियल को लेकर के दूसरी जगह पर भी वो पहुंचाते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में। सो इस तरह से जो वेजिटेशन है या फिर हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। सो सेकेंड टाइप जो है ग्रासलैंड की, तराई ग्रासलैंड। तराई ग्रासलैंड में क्या है, देयर आर पैचेस ऑफ टॉल ग्रासलैंड इंटरस्प्रेड विद ए सॉल फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड द पैचेस ऑफ टॉल एलिफेंट ग्रास, जो काफ़ी ज़्यादा, एलिफेंट ग्रास क्यों बोला है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है और 5 मीटर तक इसकी हाइट होती है। सो ये टॉल एलिफेंट ग्रास होती है, लोकेटेड इन दी लो लाइंग वाटर लॉस्ड एरिया। यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉस्ड एरिया, वाटर रहता है वहाँ पर ये ग्रो करती है। एंड द सॉल फॉरेस्ट पैचेस आर लोकेटेड ऑन एलिवेटेड रीजन्स एंड हिमालयन फुटहिल्स. In the south of the Himalayan foothills, a belt of marshes is also included in the Terai in low-lying depressions. So, area-wise, height-wise और rainfall के accordingly जो plant है वो grow करते हैं. Next type of grassland is semi-arid plants of western India and central India and Deccan. So क्या है कि जैसे semi-arid जहाँ पर नमी बहुत कम होती है, पानी कम होता है, सो वहाँ पर दे कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड ट्रैक्स विद पैचेस ऑफ थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट. थॉर्न क्या, वही जो कैक्टस टाइप होते हैं जिनके बिल्कुल कांटेदार जो होते हैं हमारे प्लांट्स. सो इम्पॉर्टेंट एनिमल्स आर ब्लैक बग, चिंकारा, वॉल्फ, बर्ड्स लाइक बस्टर्ड्स एंड फ्लोरिशंस. ये सारे जो हैं ये इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, जो ये हमारे थॉर्न लाइक प्लांट्स हैं. सो द स्क्रबलैंड्स ऑफ डिकैन प्लेट्यू आर कवर्ड विद ग्रासेस एंड हर्ब्स. प्लेट्यू क्या है, डिकैन प्लेट्यू क्या है, जैसे कोई एक प्लेन जगह है लेकिन कहीं से वो उभरी हुई है, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं से वो उभरी हुई है और वहाँ पर जो ग्रो होती है उसको बोलते हैं डिकैन प्लेट्यू. उस प्लेट्यू पे क्या होता है, वहाँ पर ग्रासेस होती हैं एंड हर्ब्स दैट सपोर्ट इंसेक्ट लाइफ एंड इंसेक्टिवोरस बर्ड्स. सो उस एरिया पे डिफरेंट काइंड की प्लांट्स अवेलेबल रहते हैं जिस पे एनिमल या बर्ड्स डिपेंडेंट होते हैं, हमारे इंसेक्ट वगैरह. नेक्स्ट टाइप इज शोला ग्रासलैंड. इट अकर्स ऑन हिल स्लोप्स alongside the forest on the western Ghats, Nilgiri, and they occur along the streams and in depression of forest habitat. जहाँ पर नीची जगह पर डिप्रेशन क्या, जहाँ पर जो हमारी स्मूथ जो एक एरिया है लेकिन वो कहीं से डाउन है, तो वहाँ पर जो ग्रास उगती है उसको इस टाइप का बोलते हैं, जो स्मॉल साइज होता है काफ़ी. सो सर्टेन ग्रासलैंड डेवलप्स स्कैंड्रली when clearing are made in different forest which inhibit the growth of forest. So ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट काइंड के ग्रासलैंड होते हैं. इन पे डिफरेंट बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल डिपेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं उनको. लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को चेंज करते हैं, जैसे उसकी क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन, तो वो मतलब वो भी चेंज हो जाती है. आपको पता है जैसे जैसे हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जाते हैं, रेनफॉल बिल्कुल बंद हो जाता है. जब प्लांट्स होते हैं तो रेन ज़्यादा होती है. सो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन वगैरह करते हैं फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर हम डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए मतलब एरिया को अच्छा बना सकते हैं. वहाँ पर हम डिफरेंट स्पीसीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं. प्लांट स्पीसीज़ एज वेल एज एनिमल्स और बर्ड स्पीसीज़ कैन बी प्रिजर्व्ड इफ़ वी मेंटेन द फॉरेस्ट.
चाहे तो फॉरेस्ट का जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह है वहाँ पर बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए उसको, एक टाइप की वेजिटेशन होगी, है ना। सो इस टाइप से या ग्रेजिंग वगैरह कम करें बर्ड्स, मतलब इस उनका मतलब एक लिमिटेड हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज करें, तो वो चीज़ को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। सो क्लियर है आपको टाइप्स? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी के अंडर वो है हमारी यूटिलाइजेशन। किस तरह से यूज़ करते हैं हम ग्रास लैंड को। जैसे हमने अभी बात की रही कि ग्रास लैंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए भी, और जो वहाँ के एनिमल्स, बर्ड्स या फिर जो भी वहाँ के नेटिव हैं उनके फूड प्रोवाइड करने के लिए जो ग्रास लैंड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट, जैसे ग्रास लैंड्स आर ग्रेजिंग एरिया ऑफ मैनी विलेज कम्युनिटीज, फार्मर्स ग्रेज देयर कैटल, गोट्स एक्सेट्रा, एंड कॉमन लैंड ऑफ मैनी विलेजेस आर यूज टू ग्रेज द डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके बाद क्या है, फॉडर, जो चारा होता है। फॉडर इज कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास लैंड टू फीड द कैटल, और इट मे बी स्टोर्ड फॉर द ड्राई सीजन व्हेन देयर इज नो ग्रास। जब डेड हो जाती है, ग्रास खत्म हो जाती है, उस टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं फॉडर को। सो ड्राइड ग्रास इज यूज टू टैच हाउसेज एंड फार्म शेड्स। जैसे हमने देखा है ज़्यादा सर्दी में, मतलब अब तो बहुत कम होता है, रेयर होता है, लेकिन पहले क्या था, लोग अपने घरों मतलब विलेजेस में जो मतलब काफ़ी उसको कवर करके रखने के लिए वो यूज़ कर लेते थे इस तरह का जो भी ड्राई ग्रास होती थी, जिससे वो सर्दी के मौसम में या जब ज़्यादा हीट होती थी तब थोड़ा प्रिजर्व करता था, उनका रूम जो थे वो ठीक रहते थे उनके सर्वाइवल के लिए। सो थॉर्नी बुशेस एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री आर यूज एज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल वुड बाय द विलेजर्स। एंड आफ्टर दैट different species of insects of grassland helps in pollination of crop। जैसे हमने पहले बात करी कि pollination का भी काम करते हैं। जैसे सपोज कोई एक स्पीसीज है, किसी एक ही जगह पे है, जैसे फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, किसी एक साइड पे मतलब उस टाइप की घास है लेकिन दूसरी साइड पे नहीं है, तो लेकिन जो इंसेक्ट और बर्ड है जो वहीं पे सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक एरिया से कंज्यूम करके दूसरे एरिया में जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे एरिया में भी वो चीज़ डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर उसकी डीकम्पोजिशन मटेरियल जो सॉइल में चला जाता है, या फिर कुछ सीड्स वगैरह भी चले जाते हैं, तो वो दूसरी जगह पे जाके भी डेवलप हो जाते हैं। सो इस तरह से ये पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट इज प्रीडेटर ऑफ ग्रासलैंड लाइक shrews, lizards, birds, frogs, toads help to control insect pest in the adjoining fields। पेस्ट को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। सो इस तरह से जो ग्रास लैंड है वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, मतलब एज अ फूड यूज करते हैं एनिमल्स वगैरह के लिए, शेल्टर के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, पॉलिनेशन हो रही है, बर्ड इंसेक्ट्स वगैरह फीड कर रहे हैं, और उसके बाद वो इवन जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम को थ्रेट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसको हार्मफुल हैं। जैसे एक तो वही ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो स्पीसीज तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, तो हमें वो दोबारा से नहीं मिल पाएंगी। सो इस तरह से जो ओवर ग्रेजिंग है वो अवॉइड करनी चाहिए, मतलब एरिया वाइज, मतलब जैसे एक टाइम पे एक एरिया में है, कुछ टाइम के बाद उसको एरिया चेंज कर लेना चाहिए, मतलब दूसरी जगह पे ले जाना चाहिए। एक ही जगह पे बार बार ग्रेजिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग प्लांट की स्पीसीज को या फिर अदर स्पीसीज को प्रिजर्व कर पाएंगे। सो क्योंकि अगर ओवर ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग होने से क्या होगा, ग्रास लैंड बेयर हो जाएंगे, सॉइल जो सॉइल है कंपैक्ट हो जाएगी, है ना, एनिमल्स वगैरह जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वाटर या विंड एरोजन होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो लैंड है वो
अब उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी प्लांट्स को ग्रो करवाने की। सो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेंटेन करनी चाहिए, इकोसिस्टम को, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना चाहिए। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक तो ओवर ग्रेजिंग, दूसरे नंबर पे कर सकते हैं फॉरेस्ट के लिए डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को वहाँ पर उगाना चाहिए, है ना। फॉरेस्ट को मेंटेन करना चाहिए, अगर वहाँ से कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको फिर से फुलफिल कर देना चाहिए, सो दैट कि वो फॉरेस्ट का जो एक मतलब कि पूरे का पूरा वो फ्लरिश होता रहे, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सो आजकल क्या हो रहा है, जो ग्रासलैंड स्पीसीज है वो ख़त्म हो रही हैं। क्यों ख़त्म हो रही हैं, जैसे मैनी ऑफ ग्रासलैंड स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया विच वॉज प्रेजेंट 50 to 60 ईयर एगो। पहले तो प्रेजेंट थी लेकिन अब वो डिस्टिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जैसे चीता है वो मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है, वॉल्फ जो है वो भी ख़त्म होने की कगार पर है, ब्लैक बग, चिनकारा आर बीइंग पॉच्ड फॉर देयर मीट। सो ब्यूटीफुल वर्ड्स लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर वैनिशिंग, वो भी ख़त्म हो रहा है। सो अगर हम लोग कुछ भी कंट्रोल में, ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट ही ख़त्म हो रहे हैं, प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं, प्लांट ख़त्म होने से जो एनिमल उनके पे सर्वाइव कर रहे थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। बाकी जो शिकार करना या फिर ये फूड के लिए मीट वगैरह खाते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। सो इनके लिए रेमेडियल मेजर अडॉप्ट करने चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को ख़त्म होने से बचाना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट को फिर से ग्रीन करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स वगैरह की होने देंगे और उसके बाद नए प्लांट्स भी वहाँ पर उगाएंगे तो एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स, जो इंसेक्ट है वो भी वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। सो कंट्रोल मेजर शुड बी अडॉप्टेड। अगर डिसअपियर हो जाएंगे ग्रासलैंड तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगी, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगी। और अगर कहीं और एरिया पे वो मूव करती हैं जो एनिमल स्पीसीज वगैरह हैं तो उसको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए दिक्कतें आएंगी, अडेप्टेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड लोकल पीपल जो है, वहाँ के नेटिव पीपल हैं, वो भी डिफ़िकल्टी होगी उसको, क्योंकि उनकी जो लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल है वो फॉरेस्ट से लेते हैं। जैसे हमें पता है कि फॉरेस्ट वो इवन अपना फूड, शेल्टर या फिर जो भी उनके सर्वाइवल के लिए असेंशियल है वो फॉरेस्ट पे बहुत डिपेंडेंट है। सो इस तरह से जो एनिमल्स के अलावा जो ह्यूमन है या वो भी हैं, वो भी सारे अफेक्टेड हो जाएंगे। सो किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है ग्रासलैंड को, एक तो वही एजुकेट होना चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, अगर जो प्लांट्स लगे हुए हैं फॉरेस्ट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इवन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट में। ये ज़रूरी नहीं कि प्लांट को अगर हम उसकी मेडिसिन बनाएंगे तभी वो क्योर करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी प्लांट लगे भी बहुत हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्योर करके रखती हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन के लिए हम जैसे पीपल की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन वो उसकी वजह से हमें मिल पाती है। तो हम लोग उसको कहीं मतलब वो खा तो नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही, उसकी मेडिसिन अभी बना रही, लेकिन अगर वो प्लांट वहाँ पे अवेलेबल है तो उस एरिया में ऑक्सीजन जो है वो स्प्रेड होती रहेगी। सो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उसके लोगों को अवेयर करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, उससे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो नॉर्मल रहती हैं, रेनफॉल होता है प्रॉपर। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी साथ ही साथ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम ग्रासेस को कट कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर हमें नए प्लांट्स को उगा देना चाहिए, वहाँ पर ग्रो करवाना चाहिए, और ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को एक ही जगह पर नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरी जगह पर लेके जाना चाहिए। और उसके बाद जो फायर कंट्रोल करने के मेजर्स भी अडॉप्ट करने चाहिए, जैसे जंगलों में आग लग जाती है उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएट हमें उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह होनी चाहिए या हमें नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से कंट्रोल करना है। जो हमारी नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज वगैरह हैं, उनको मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद सॉइल और वाटर मैनेजमेंट करनी चाहिए। कैचमेंट वगैरह जो है माइक्रो कैचमेंट होने चाहिए हिली एरिया पे, वो क्या करती हैं, नेचुरल प्रोडक्टिव इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती हैं। उसके बाद
grassland shouldn't be covered into tree plantation as they will lead to destruction of natural habitat and wildlife supported by them. जो grassland है उसको ट्रीज के साथ कवर नहीं कर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है. अगर एक स्पीसीज ज़्यादा हो गई, एक प्लांट की स्पीसीज ज़्यादा हो गई, तो यहाँ एनिमल की स्पीसीज ज़्यादा हो गई वहाँ पर, तो दूसरी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी. सो सभी को ऐसे इस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए सारी चीज़ को. उसके बाद जो हमारे डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, उनको नेशनल पार्क्स वगैरह में रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए उनको, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि किस तरह से वो अपने आसपास को बिल्कुल सही कर पाएंगे, किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करेंगे और अपना जो सर्वाइवल है उसको कंटिन्यूटी में रख पाएंगे. क्योंकि अगर सर्वाइवल के लिए एक बार हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके बाद वो चीज़ मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. इसलिए साथ साथ में ही मेंटेनेंस ज़रूरी होती है. सो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड है उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइम की इम्पोर्टेंस है. क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. सो जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वो है डेजर्ट इकोसिस्टम. डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर पानी की कमी होती है, रेत होती है ज़्यादा, वो डेजर्ट कंडीशन होती है ना. सो डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है? Desert occupy only 17% of land, having less than 25 centimeter annual rainfall. रेनफॉल बहुत कम होता है, रेत होती है, वेजिटेशन वहाँ पर ना के बराबर होती है. सो इस टाइप के इकोसिस्टम को बोलते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम. So the species composition of such sensitive ecosystem is much more varied and typical due to the extremes of both temperature and water factor. टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, पानी भी नहीं होता है वहाँ पर. सो जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. सो इस इकोसिस्टम को इसीलिए हम लोग सेंसिटिव इकोसिस्टम भी बोलते हैं. सो दीज इकोसिस्टम आर वेरी फ्रेजाइल एंड ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं. जैसे हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम के अंडर कंसिडर कर सकते हैं राजस्थान को. हमें राजस्थान हम पता है, हमें वहाँ पर बहुत रेत होती है, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है ना, तो वाटर की कमी है वहाँ पर. सो इस तरह की जो चीज़ ये डेजर्ट इकोसिस्टम में है. सेमी एरिड इकोसिस्टम होती है. ये वेस्टर्न इंडिया में इस टाइप की जो इकोसिस्टम है, जैसे थार डेजर्ट हो गया, डिकैन प्लेट्यू हो गया, वेयर क्लाइमेट इज वार्म एंड ड्राई, एंड हाई प्लेट्यू हो गया हिमालय में. हाई प्लेट्यू मतलब ऊंचाई पर जो है वो लद्दाख है, विच इज़ कोल्ड एंड ड्राई. सो वेरियस टाइप की जो ये डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं सेमी एक्रिड होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से. सो इनको प्रिजर्व करना बहुत ही टफ भी होता है और साथ में नेसेसरी भी होता है डेजर्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करना. बिकॉज अगर मेंटेन नहीं करोगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो अब इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर हैं. इसमें प्रोड्यूसर कौन से हैं? प्रोड्यूसर वही जो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे. इधर होती है स्पार्स ग्रास, जो बहुत छोटी छोटी ग्रास होती है वो होती है स्पार्स ग्रास, एंड फ्यू श्रब्स, झाड़ियाँ सी होती हैं, बस इतनी की ये ग्रोथ कर पाते हैं. खैर और बबूल के ट्री होते हैं, ठीक है. और जो हमारी श्रब्स होती हैं उनकी जो स्टेम्स वगैरह होती हैं या फिर उनकी ब्रांचेस होती हैं वो मॉडिफाई होती हैं. मॉडिफाई क्यों हो जाती हैं? क्योंकि पानी की वहाँ पर कमी होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सूख सी जाती हैं और इस तरह से अपने आप को अडेप्ट करके रखती हैं कि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो वहाँ से, सो इवेपोरेशन ना हो. सो फ्यू सक्यूलेंट लाइक कैक्टी,
कैक्टस वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो जीरोफिटिक मॉसेस भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जीरोफिटिक मॉसेस है जो बहुत कम पानी में भी सर्वाइव करते हैं। सो उसके बाद कंज्यूमर यहाँ पे कौन कौन से है? रेयर एनिमल्स, वॉल्फ, डेजर्ट, फॉक्स, बर्ड्स। तो ये इस टाइप के वर्ड्स होते हैं। तितर वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद है डीकम्पोजर क्या है? दे आर वेरी फ्यू बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इज लेस ड्यू टू पुअर वेजिटेशन ही नहीं होगी तो ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा। सो देयर आर सम फंगी एंड बैक्टीरिया विच आर थर्मोफिलिक, कैन ग्रो एट हाई टेम्परेचर। थर्मोफिलिक मतलब टेम्परेचर को वियर कर पाएगा। सो यूटिलाइजेशन क्या है डेजर्ट और सेमी एरिड इकोसिस्टम की? These are used for camel, cattle and goat grazing in Rajasthan and Gujarat and for sheep grazing in Deccan Plateau. So area along the water course have been used for cultivating crops like ज्वार, बाजरा, ठीक है। इस तरह की वहाँ पर वेजिटेशन जो है होती है। अब डेजर्ट इकोसिस्टम को क्या क्या थ्रेट्स हैं? क्योंकि एक तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनकी डिमांड, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है इंक्रीज होती है, उनकी एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होती हैं, उनकी डिमांड्स भी इंक्रीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकिन डेजर्ट इकोसिस्टम को इफेक्ट करती हैं। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इरिगेशन वगैरह जो है इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हो जाएंगी, है ना। सॉइल जो है उसमें सलाइन बढ़ जाएगा। सो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारे वेदर को वहाँ के चेंज कर देंगी, ख़राब कर देंगी। डेजर्ट इकोसिस्टम भी है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इवन जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारी वेजिटेशन जो है वो इफेक्ट होती है और इवन ड्राई कंडीशन हमें देखने को मिलती हैं। सो अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो हमारी एनिमल स्पीसीज हैं या बर्ड स्पीसीज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से जैसे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है उसी तरह से हमें डेजर्ट इकोसिस्टम को भी कंजर्व करके रखना चाहिए। हमें वहाँ पर ज़्यादा प्लांट ग्रो करवाने चाहिए, उस टाइप की स्पीसीज को ग्रो करवाना चाहिए जिससे रेनफॉल हो सके या फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख पाए। यहाँ पर एक केस स्टडी है। जैसे क्या था कि एक विश्नोई पीपल थे जो मतलब उनको विश्नोई पीपल बोलते थे, तो वो यहाँ इस एरिया में रहते थे। वो इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे। लेकिन एक बारी क्या था कि जो डेजर्ट पीपल थे वो जो वहाँ पर रह रहे थे वहाँ पे एक खजीरी करके ट्री होता है। एक बारी आर्मी को बोल दिया गया था कि वो ट्रीज़ को कट कर दिया जाए, लेकिन जो वहाँ के पीपल थे, जो लोग थे रहने वाले, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत की थी, आवाज़ उठाई थी कि अगर ये ट्री वो कट कर देते हैं तो उनकी सर्वाइवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको तो पता है जैसे अगर हमें कोई ऑर्डर मिलता है, जैसे गवर्नमेंट कोई ऑर्डर करती है तो बहुत कम है कि वो हम उसको रोक पाएँ। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो खजीरी ट्री थे उनको कट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उनका जो वहाँ का डेजर्ट इकोसिस्टम वो मेंटेन हो पाया। सो कई विश्नोई पीपल जो थे उन्होंने अपने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ सिर्फ इसलिए कि वो ट्रीज कट ना हो जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद क्या था, रेजिडुअल पैचेस ऑफ दिस इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डेजर्ट एज वेल एज सेमी एक्रिड एरियाज। उसके बाद The Indira Canal in Rajasthan is destroying the natural ecosystem as it will convert the region into the extensive agriculture. The spread of salt work in Little Rann of Kutch will destroy the habitat of wild ass. Development projects of mining activity will alter the desert and arid landscape. ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन जो बिश्नोई पीपल थे या जो थे उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करवाया, बंद करवाया, सो दैट कि उनकी सर्वाइवल जो है वहाँ पर मेंटेन्ड रह सके। ये सारी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, इनको मेंटेन करके रखना चाहिए, अदरवाइज डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वहाँ पर जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
और अदर डेवलपमेंट्स भी वहाँ पर होनी चाहिए। जो एजुकेशन होनी चाहिए वहाँ पर, एग्रीकल्चर की एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, वेजिटेशन इंक्रीज करवा सकते हैं इन एरियाज़ पे। तो इस टाइप की जो स्टडीज़ हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट कि वो इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर पाएँ।